हेलो एवरीवन, माय नेम अभिषेक पांडे। आज हम लोग को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों ने ब्रीदिंग खत्म कर लिया था, रेस्पिरेशन खत्म कर लिया था। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन। सॉरी, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि लिबरेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी कैसे लिबरेट होती है। और ब्रीदिंग का मतलब होता था इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल किसका? CO2 का एक्सहेल करना। इनहेल किसको करना है? O2 को इनहेल करना। जैसे कि देखिए, ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने आपको बताया था कि गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है एल्वियोलर एयर पे। अब यहाँ पे हम लोग को आगे पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज का टॉपिक हमारा क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मेनली ये जो होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दो स्टेज में परफॉर्मिंग होती है इसकी। दो स्टेज में परफॉर्म होता है। फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन, सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। नाम से क्लियर है कि एक्सपायर मतलब कि बाहर निकालना, इंस्पायर अंदर लेना। जैसे हम किसी का वीडियो देखते हैं ऑनलाइन, जैसे संदीप महेश्वरी सर जी का वीडियो देखते हैं, तो उससे हम लोग को जब कुछ वो बात सिखाते हैं तो हम लोग उसको इंटरनल अंदर लेना चाहते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे हम लोग। और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग एक्सपायर होते हैं, मतलब कि वो बाहर निकालना चाहते थे। इंस्पिरेशन मतलब कि इनहेल। इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल। इसका क्या मतलब होता है? एक्सहेल। किसका इनहेल करना है? O2 का। एक्सहेल किसका करना है? CO2 को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होगी, मतलब सांस हम लोग कैसे लेंगे? कॉमन सी बात है कि लंग्स है हमारी अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? लंग्स है। लंग्स में एयर जाती है, वही एयर बाहर निकालता है। रिस्पिरेशन का मतलब हो गया कि लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लिबरेट होती है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वो क्या मदर के पेट में सांस लेता है? एग्जैक्टली यस और नो, कोई नहीं कह सकता, बट नहीं लेता है वो, सांस नहीं लेता। तो जब वो बच्चा पेट के बाहर आता है, जैसे हम ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब बेबी बाहर आया एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस वो रोता क्यों है? मेरे लिए कहते नहीं कि रुलाओ इसको, नहीं रोता तो माउथ टू माउथ देते हैं, उसको उल्टा करके मारते हैं, इसीलिए कि बच्चा जो है अपनी, उसकी जो लंग्स हो, लंग्स कुछ एज है, मतलब कि इनहेल एंड एक्सहेल करे, वो रेस्पिरेशन करता है उसके बाद से। ठीक है, तो बच्चे की जब नोज के थ्रू एयर अंदर जाती है, तो जब उसकी रेस्पिरेशन में होती है तो उसको इचिंग सी फील होती है। इचिंग होने की वजह से बच्चा रोता है। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे हमारे पास ये हो गया कि इनहेल है किसका और एक्सहेल हो गया O2 एंड CO2। अब एक सीधा सा चीज़ है, एयर का एक फीचर होता है, ये हमारी एयर है, ये हमेशा कैसे जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ से? मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट, एयर कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में है। इनटू, एंड मूवमेंट ऑफ एयर इनटू, इनटू मतलब अंदर जाना, एंड आउट ऑफ द लंग्स। मतलब मूवमेंट किसका हो रहा है? एयर का। इनटू अंदर जाना और बाहर जाना किसके? लंग्स के थ्रू। ठीक है, इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। किसके थ्रू? मैंने भी आपको क्या समझा होगा? प्रेशर थ्रू, प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलिए, चाहे इसको चाहे जो बोलिए। मेनली क्या होता है कि मूवमेंट होना किसका? एयर का, इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट। इसी को सीधा सीधा बोलते हैं ब्रीदिंग। यही हो गया आपका ब्रीदिंग। यहाँ पे आपका ब्रीदिंग टॉपिक खत्म। अब आ जाते हैं इसके हम लोग मैकेनिज्म, फुल्ली मैकेनिज्म पे। ठीक है, अब सांस हम अंदर कैसे लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। इसका मैकेनिज्म में होता है, इसके पहले हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी मसल्स। अब जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं हमारी बॉडी में, हम लोग मूवमेंट करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, मसल्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। मसल्स इन्वॉल्व होती ही होती हैं। तो उसमें पहली चीज़ जान लें मसल्स की, कौन कौन सी मसल्स की रिक्वायर्ड है इसमें, कौन कौन सी मसल्स की रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज, इससे आप सब लोग फैमिलियर होंगे, डायफ्राम। सेकेंड वन इज इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल
पहली कौन सी है, डायफ्राम, दूसरी कौन सी है, इंटरकोस्टल मसल। उसमें से भी ये जो होता है 75% रोल तो ये अकेला प्ले कर देता है, 75 to 80% रोल क्या होता है, डायफ्राम ही प्ले करता है। हाँ, जैसे डायफ्राम का कहाँ का रोल है, डायफ्राम आप सब जानते हैं डोम शेड होता है। जैसे कि हम अगर टॉपिक उठाने पूरा सिर्फ डायफ्राम के बारे में, देखिए आपको समझाते हैं। डायफ्राम जो होता है ना अपना, वो सिर्फ डायफ्राम के बारे में बात करें तो इट टेक्स अराउंड 75% ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये जो होता है 75% जो होती है ब्रीदिंग करना, सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम ही कंप्लीट कर देता है। उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या था, डायफ्राम, ये था ना डायफ्राम, ये जो होता है फर्स्ट मीन्स इट इज डोम शेप्ड, मस्कुलर सेप्टम होता है, मस्कुलर सेप्टम हो गया, डोम शेप्ड हो गया। बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन, पहला कौन सा होता है, बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर, जो अपर बॉडी होती है हमारी, वो होती है थोरेसिक चैम्बर, अपर थोरेसिक, अपर थोरेसिक कैविटी, लोअर एब्डोमिनल। एक चीज और, अब डायफ्राम का रोल कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले 75% रोल मीन किसमें, रेस्पिरेशन में। 75% रोल ये रेस्पिरेशन में प्ले करता है। स्टूल एलिमिनेशन में भी ये रोल हेल्प करता है, प्रेशर स्टूल एलिमिनेशन में लगाता है। प्रेग्नेंट वुमेन की जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं उनके में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, बेबी की डिलीवरी के टाइम पे भी डायफ्राम प्ले करता है अपना रोल। उसके अलावा जब हम लोग मैच्योरेशन करते हैं उसमें भी डायफ्राम का रोल होता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है मैमल्स के, मैमल्स के लिए ना एक स्पेशल फीचर होता है डायफ्राम। ठीक है, अब जैसे हमारा क्या होता है, डायफ्राम हमने क्या कंप्लीट किया, डायफ्राम के बाद एक चीज़ और समझना है कि ये कैसे होता है। देखिए जैसे डायफ्राम है अपना, डायफ्राम ये है अपना डायफ्राम, ये यहाँ पे सर ये है अपना डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम कैसा है, डोम शेप है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इट बिकम्स फ्लैट शेप्ड। व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स फ्लैट, ये कैसे हो गया, फ्लैट हो गया। फ्लैट होने से क्या बोलता है, ये बॉडी की अपर जो बॉडी होती है बोलते हैं एंटीरियर एक्स पोस्टीरियर, मतलब कि जब डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट होगा, फ्लैट होने से क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ा, कहाँ का बढ़ा, थोरेसिक कैविटी का, ऊपर की बॉडी का, ऊपर थोरेसिक था ना, यहाँ पे यहाँ थोरेसिक था, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे, व्हेन डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट होगा। फ्लैट होने से क्या होता है, जैसे इतना एरिया बढ़ गया तो थोरेसिक चैम्बर का जो है वॉल्यूम बढ़ गया हमारे। थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर जो होता है लंग्स पे जो होता है प्रेशर वो कम हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लंग्स पे प्रेशर कम हो गया, लेकिन अभी अधूरा है क्योंकि जो दूसरी सेट ऑफ मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब अगर आप पूछा जाए इंटरकोस्टल मसल, जैसे कि हमारे जो चेस्ट है 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, पसली 12 पेयर होती हैं, इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। इसमें क्या होता है, जो दोनों रिब्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरनल कोस्टर, इंटरनल कोस्टर। और उसके अंदर की जो मसल्स होती हैं उसको बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। यहाँ पर EICM होगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा। जब EICM में कॉन्टैक्ट होता है तो हमारी जो रिब्स होती है बाहर आती है। जैसे कि आप अभी भी सांस अंदर लीजिए, 2 प्रोसेस होती है, पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट होगा, उसी साथ साथ EICM जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी जो रिब्स होती हैं बाहर आती हैं, स्टर्नम अपवर्ड, स्टर्नम ऊपर उठता है, रिब्स बाहर आए तो एरिया कैसे बढ़ा, मतलब को वॉल्यूम यहाँ थोड़े से कैविटी में फिर से वॉल्यूम बढ़ता है। कैसे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, मतलब कि इधर से डॉर्सो, पीछे से वेंट्रल, वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा, इससे भी वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, वॉल्यूम हर तरफ से इसमें बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, रिब्स जो होते हैं बाहर आ जाती है, मतलब रिब्स आउटवर्ड, रिब्स जो होती है बाहर आती है, स्टर्नम अपवर्ड होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार का डोर हो गया, हम लोग सब लोग कार बैठते हैं, कार का डोर जब बाहर खींचते हैं तो वो एक्सटर्नल है, कार का डोर जब बंद करते हैं वो इंटरनल होता है। इससे क्या होता है, थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा सी कैविटी का
वॉल्यूम जो होगा दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, डायफ्राम बढ़ गया। और ईआईसीएम की जो ईआईसीएम जो होता है, ईआईसीएम मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो थोरेसिक कैविटी का इन लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, ये हमारा लंग्स है मान लीजिए, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो गया, जो प्रेशर लंग्स पे लग रहा है, लंग्स पे प्रेशर कौन लगाता है, जिसकी बाहर की लेयर होती है ये, याद करिए ये होता है इंट्राप्यूरल प्रेशर। इंट्राप्यूरल प्रेशर, प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स पे जो होता है प्रेशर कम हो जाता है, लंग्स पे प्रेशर कम हो जाएगा। लंग्स से प्रेशर कम होने से क्या होता है, लंग्स फूलते हैं। लंग्स कैसे फूलेंगे, जैसे बलून होता है, एग्जाम्पल लेते हैं बलून का, जैसे कि अपना कोई गुब्बारा है, ठीक है, अब गुब्बारे को आप हाथ में ले लो, नॉर्मल जैसे दबा के रखो, तो एकदम सॉफ्ट वैसे के वैसे शेप में रहेगा। आप उसमें जैसे से एयर फिल करोगे, एयर फिल करते करते वैसे वो गुब्बारा जैसे से फूलता है ना, फूल रहा है, तो उतनी ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है वो, फिर छोड़ दोगे पचक जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम ले लेगा वो। हम लोगों ने हवा डाली गुब्बारे में, गुब्बारा फूला, वही यहाँ हो रहा है। लंग्स एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड होगा ना, तो इसके अंदर की जो वॉल्यूम होगी, इसके अंदर की जो वॉल्यूम, लंग्स के अंदर की वॉल्यूम बढ़ेगी। लंग्स के अंदर की क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्यूम। लंग्स के अंदर की वॉल्यूम बढ़ेगी, लंग्स के अंदर की वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ गई, इससे क्या होगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा कि ज़्यादा होगा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो आती है, हाई प्रेशर से लो आती है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे बलून है, बलून में आप टॉफीज डाल दीजिए, इतनी बड़ी छोटा सा बलून है बिना फूले हुए, उसमें अपने टॉफीज डाल दीजिए, जैसे बर्थडे हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो नॉर्मल शेप का रहता है ना, उसको जैसे जैसे हम लोग फुलाते हैं ना, तो जैसे कि इतने बड़े बलून में टॉफ़ी छोटे छोटे जगहों पे आपस में टच रहती हैं, मतलब आपस में चिपकी रहती हैं। जैसे जैसे बलून फूलता जाता है, वैसे वैसे टॉफ़ीज जो होती हैं फैल जाती हैं पूरे बलून में। क्या वैसे क्या समझाता है कि पल्मोनरी वॉल्यूम तो बढ़ गया, बलून का वॉल्यूम, गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ा। गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, जो अंदर का प्रेशर है, उसके अंदर का प्रेशर वो कम हो जाएगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। व्हेन intrapleural pressure becomes less than the atmospheric pressure, air enter into the lungs, एयर तुरंत अंदर आ जाएगी। इसका एक बेसिक सा, इसका हम लोग स्टेप देखते हैं। ये देखिए क्या हुआ, ये है अपना डायफ्राम प्लस ईआईसीएम, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, दो काम होते हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने से डोम शेप हो जाएगा, इससे क्या होता है, रिस्ट बाहर आ जाती है। रिस्ट बाहर आने पे थोरेसिक कैविटी जो होती है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। कैसे, दो तरह से बढ़ता है, कौन कौन सा देखिए, दो तरह से। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये होगा, इससे ये आता है एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नई चीज आती है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस से वॉल्यूम बढ़ता है। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया ना, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस से भी वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से भी वॉल्यूम बढ़ गया। इससे क्या होगा, प्रेशर जो था लंग्स पे, प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीज, प्रेशर जो होगा लंग्स पे डिक्रीज का होगा, प्रेशर जो होगा लंग्स पे डिक्रीज होगा। इससे क्या होता है, प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीज, इससे क्या होगा, लंग्स जो होंगे, इससे क्या होगा, प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा लंग्स, लंग्स पे कम होगा, लंग्स एक्सपेंड होगा। लंग्स एक्सपेंड होने से क्या होता है, इंट्रा, जो लंग्स फूल जाएंगे तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम, सीधी सी बात है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या होगा बताइए, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहाँ तक समझ में आया।
डायफ्राम और EICM जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा और EICM के कॉन्ट्रैक्ट होने पे डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे। इससे क्या होगा, प्रेशर पे लंग्स कम हो जाएगा। लंग्स प्रेशर कम होने से लंग्स फूलेंगे, जैसे गुब्बारा फूलता है, गुब्बारा फूलेगा तो उसके अंदर की वॉल्यूम भी बढ़ेगी। जैसे जैसे उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम जब बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ने के बाद क्या होता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर IPP लेस देन किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे क्या हो जाएगा, एयर लंग्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो? देखिए फिर से बार, डायफ्राम प्लस EICM कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों में। इससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर। और जब EICM कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस से वॉल्यूम बढ़ता है। इससे क्या होगा, प्रेशर जो होगा लंग्स पे कम हो जाएगा। उससे अब गुब्बारा है, लंग्स पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे लंग्स एक्सपेंड करेंगे। लंग्स एक्सपेंड कैसे होगा, लंग्स एक्सपेंड होगा तो गुब्बारे के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ा, इंट्राप्लूरल प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आता है तो एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। दिस इज ओवरऑल इंस्पिरेशन। हमारी ये है इंस्पिरेशन। इसी का जस्ट उल्टा होता है एक्सपीरेशन। हम लोग इसी का जस्ट उल्टा हम लोग पढ़ते हैं एक्सपीरेशन। अगर आप लोग को यहाँ डाउट कोई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमको ये डाउट है। यहाँ तक आप लोग का सारा टॉपिक इंस्पिरेशन का, यहाँ तक का पूरा टॉपिक आप लोग को कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।